और भारतीय शिक्षण मंडल के गुजरात प्रांत के प्रमुख माननीय प्रोफेसर डॉक्टर और अब मुझे पिछले ही सप्ताह पता चला कि कर्नल विजय कुमार जी श्रीवास्तव सर हमारे पश्चिम क्षेत्र के भारतीय शिक्षण मंडल का जो पश्चिम क्षेत्र है अर्थात गुजरात राजकीय दृष्टि से गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ऐसे पश्चिम क्षेत्र के पालक अधिकारी और शिक्षण मंडल का जो गुरुकुल प्रकल्प है उसके अखिल भारतीय प्रमुख आचार्य डॉक्टर दीपक जी कोइराला जी, डीन मैडम श्रीमती कल्पना जी गौड़ी, लक्ष्मण भाई युवायाम के प्रमुख हैं, केतन सर, और आज मतलब जिनके सरनेम में उन्होंने बताया कि उनका सरनेम पहाड़ नहीं है, पर मैडम, ऐसे सभी मंचस्थ महानुभाव और आप सब सम्माननीय प्राध्यापक और साथ ही जो युवा कुछ बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। तो परिचय में कहा गया भारतीय शिक्षण मंडल क्या है, तो हम सब ने सुना होगा कि भारत के पुनरुत्थान हेतु प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा पर्यंत संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित और भारत केंद्रित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो नीति, पद्धति और पाठ्यक्रम में भारतीयता लानी पड़ेगी। उसके लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रकाशन, प्रबोधन और संगठन, ये भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। यूआईएम का क्या काम है? भारतीय शिक्षण मंडल में युवा आयाम है। युवा आयाम क्या करता है, तो बौद्धिक योद्धा बनाता है, जिसको इंटेलेक्चुअल वॉरियर कहते हैं। तो ये टर्म शायद हमने पहली बार सुनी होगी। वॉरियर पता है, युद्ध पता है, भारत में कई युद्ध हुए हैं और 1000 साल से युद्ध ही हो रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हमें पता है। राजा दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ सिंध में, वो एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन युद्ध है। उसके बाद पानीपत में एक लड़ाई हुई, उसके बाद जो हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं जो दक्खन में हुआ, इन 3 युद्धों से भारत पराधीन हुआ, कॉलोनाइज हुआ, ऐसा हमें मोटा मोटी पता है। आप तो गणमान्य प्राध्यापक हैं, मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। लेकिन एक युद्ध भारत के विरुद्ध ऐसा हुआ जिसको ज्यादा लिखा नहीं गया, जिसको ज्यादा समझा नहीं गया, या फिर उस प्रकार नहीं समझा गया है जिस प्रकार समझे जाने की आवश्यकता थी। वो है वैचारिक युद्ध। ये युद्ध कहां हुआ, तो हुआ भारत की यूनिवर्सिटियों में, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में, बॉलीवुड की फिल्मों में, रिसर्च पेपर में, मीडिया के एंकर्स के द्वारा, सो कॉल्ड इतिहासकारों द्वारा ये युद्ध हुआ। परिणाम क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में जिस सैनिक को वीर गति प्राप्त हुई, उसकी बेटी सोशल मीडिया में लिखती है कि पाकिस्तान डिड नॉट किल्ड माय फादर, वॉर डिड। याद है आपको? 8-9 साल पहले ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय था। एक यूनिवर्सिटी की छात्रा जिसके पिताजी भारतीय सेना में थे और युद्ध में बलिदान दिया था, उनकी बेटी कहती है कि मेरे पिताजी को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा। युद्ध कहां है? दक्षिण भारत के अग्निहोत्री ब्राह्मण की कोई बेटी सीरिया जा रही है जिहाद करने, अल जिहाद करने। युद्ध कहां है? जिजिया देकर, लड़ाई कर कर, प्राण देकर जिस धर्म संस्कृति की हमने पिछले 1000 वर्ष रक्षा की, उस संस्कृति के वाहक अपने ही संस्कृति के विरुद्ध खड़े हैं
और कहते हैं ये तो सब फालतूगिरी है। अपने ही भारतीय सनातन संस्कृति के वाहक ही, हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे हमारे विरुद्ध खड़े हैं और पूछते हैं, कहते हैं तुम तो अज्ञानी हो, तुम तो गोबर की पूजा करने वाले हो, पहाड़ पत्थर की पूजा करने वाले तुम लोग हो, तुम थोड़ी साइंटिफिक लोग हो। साइंस तो वहां यूरोप में होता है। ये स्थिति है ना। युद्ध कहां है? भारत के भोले भाले किसानों को भारत की सड़कों पर मरने मिटने के लिए छोड़ दिया जाता है, सिविल वॉर बोलकर, अलग अलग थियरीज देकर, कल्चरल हेजीमनी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फलाना ठिकाना। और भारत के किसान, भारत की महिलाएं, भारत के युवा भारत की सड़कों पर भारत के विरुद्ध नारे लगाते हैं। युद्ध कहां है? युद्ध का क्षेत्र, रणभूमि अब पानीपत नहीं है, दक्खन नहीं है, सिंध नहीं है। युद्ध लड़ा जा रहा है हमारे मानस पर, जिसे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन भी कहता है। किसी समाज, संस्कृति, राष्ट्र को यदि नष्ट करना है तो उसकी आइडियोलॉजी बदलना। और ये मेरे मन का नहीं कह रहा, यूरी बेंजुनेव का यदि आपने नाम सुना हो, केजीबी का एक जासूस जो भारत में डिप्लोमेट के रूप में रहा और उसका काम था भारत को आइडियोलॉजिकली सबवर्ट करना। और उसकी व्याख्या देते हुए यूरी बेंजुनेव कहता है कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन क्या है? तो परसेप्शन चेंज करने का ये वॉर है, आपकी समझ को प्रभावित करना। और जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा हम सोचने लग जाए, ये इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का कार्य है। वो कहता है इस प्रोसेस में 20 से 25 वर्ष लगता है, क्योंकि किसी एक पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए 20 से 25 वर्ष लगता है। ऐसा वो कह रहा है, आप चेक कर सकते हैं, करना ही चाहिए। हमारी गड़बड़ यही तो हुई कि किसी ने जो बोला लिखा हमने सच मान लिया, हमने स्वयं चेक नहीं किया। 1835 में मैकॉले मिनिट, उसमें भी सेम चीज है। मैक्स मुलर क्या कहता है कि वी हैड कॉन्कर्ड इंडिया वंस, हमने एक बार भारत को जीता है, पर क्या करना है, हमें भारत को फिर एक बार दूसरी बार कॉन्कर करना है। और दूसरा होगा शिक्षा के द्वारा, और ये हुआ है हमारे देश में। और यदि किसी को लगे कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो समझ लेना ये प्रयोग आप पर सबसे अच्छी तरह से लागू हुआ है। चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यूरी कहता है कि एक बार ये समाज, एक पीढ़ी सबवर्ट हो जाए तो उसको सामने दिखाओगे, लाल रंग दिखाओगे और कहोगे ये लाल है और ये सफेद है, तो लाल को लाल नहीं मानता, सफेद को सफेद नहीं मानता। उसके सामने सारे एविडेंस, सारे फैक्ट रख दो, फिर भी वो एक सेंसिबल कंक्लूजन को नहीं प्राप्त कर सकता। ये हमारे देश में हुआ, हो रहा है, आज भी हो रहा है। मैकॉले की 1835 में जो मिनट है और उसके बाद जो भारत की शिक्षा नीति बनी, जरूरत थी कि भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद उसे बदला जाए, उसे ठीक किया जाए। पर तब तक तो मैकॉले के मानस पुत्र तैयार हो गए थे, जिसे हम हाईली एजुकेटेड उस समय मानते थे। वो मैकॉले की शिक्षा में स्कूल में पढ़े हुए लोग थे। दुर्भाग्य से हमारे देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में गई कि जिन्होंने मैकॉले को तर्पण देने के लिए इस भारत विरोधी शिक्षा को, हमने कहा हमको भारत की शिक्षा भारत केंद्रित बनानी है, भारत की संस्कृति की जड़ों से पोषित करनी है। इसका अर्थ है वो अभी नहीं है, नहीं है। हम कहते हैं शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, जो मुक्त करे। और मैकॉले ने जो शिक्षा बनाई वो मुक्त करने के लिए नहीं थी, हमें दास बनाने के लिए थी, अच्छे क्लर्क बनाने के लिए थी। एक ट्रांसलेटर्स ऐसी उसने टर्म दी, जो उनका ज्ञान, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी चेतना को केवल भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करे, अपनी अकल नहीं लगाए।
तो ऐसी शिक्षा जो भारत को मुक्त करने के उद्देश्य से नहीं बनाई, भारत को लंबे समय के लिए, चिरकाल के लिए दास बनाने के लिए जिस शिक्षा को उन्होंने आकार दिया, 20-25 साल बाद क्या हुआ? हमारे युवा देख लो। मैं सूरत में, हमारा सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज है, साथ में ही शुरू हुआ है, और मुझे बताते हुए आनंद हुआ कि उसको हो रहा है। तो उसकी पहली बैठक इसी सभागार में हुई थी 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व हमने हिंदू स्टडीज सूरत में शुरू किया, हिंदू अध्ययन प्रतिष्ठान ऐसा विभाग बना करके। तो मुझे एक रिटायर्ड IAS अधिकारी मिलने हैं। उन्होंने कहा, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि आपके यहाँ पे हिंदू स्टडीज का कोर्स शुरू हो रहा है, तो ये हिंदू स्टडीज में आप क्या पढ़ाते हो? तो हमने कहा ये विषय है, रामायण है, वाद परंपरा है, प्रमाण सिद्धांत है, संस्कृत परिचय है। तो बोले वाद परंपरा क्या होती है? तो मैंने बताया कि वाद का अर्थ डिस्कोर्स होता है। और क्या पढ़ाते हो? तो हमने कहा तत्व विमर्श पढ़ाते हैं। और मैंने कहा हम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं। और मैंने कहा हम इंडियन मिलिट्री साइंस पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस वो क्या होता है? मैंने बोला अंग्रेज भारत में आने से पहले यहाँ की कोई विधि व्यवस्था होगी ना, उस विधि को हम मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उससे अवगत कराते हैं। वो IRS अधिकारी है, वो इस बात को स्वीकार नहीं पा रहे थे कि भारत की भी अपनी कोई विधिक व्यवस्था हो सकती है, मिलिट्री साइंस हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ? उनका कोई दोष नहीं है। हमारे युवाओं को देख लो, 10 जगह फटी जींस पहनना कूल है, लेकिन धोती पहनने वाला हास्यास्पद है कि नहीं? कोई नकार नहीं सकता। और कुछ लोग ऐसे भी लग सकता है वो तो है ही हास्यास्पद। तो समझ लेना हम भी उस सबवर्जन के शिकार हैं। जो कुछ अपना है सब छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, और केवल छोड़ने और त्यागने योग्य नहीं है, घृणा करने योग्य है, घृणा करने योग्य है। और जितना जल्दी हो सके अपनी पहचान को उससे अलग कर दो। अब देखो, मैं भी यूनिवर्सिटी में बैठता हूं, नया कोई विद्यार्थी आता है, उससे पूछते भाई कहां से? यही से, सूरत से। अरे भाई मूलतः कहां से? तो मैं वैसे हूं उत्तर प्रदेश से, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूं, मुझे तो भोजपुरी भी नहीं आती। वो डिसोन करता है, मैं वो नहीं हूं भाई। क्यों? क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये सतत डाला गया है, शिक्षित होना, सिविलाइज्ड होना, अर्थात जैसे यूरोप के लोग होते हैं वैसा होना। भारतीय भाषा बोलने वाला, भारतीय परंपरागत कपड़े पहनने वाला, भारतीय पुस्तकों को कोट करने वाला व्यक्ति शिक्षित कैसे हो सकता है? शिक्षित होने के लिए तो 2-4 इंग्लिश पुस्तकों के रेफरेंस देने पड़ेंगे ना, तब तक वैलिडेशन नहीं मिलता। और हम जैसे हैं, द वे वी आर, उसको मान्यता नहीं है। अंग्रेजों ने कहा द व्हाइट मैन्स बर्डन, हमारे ऊपर तो बर्डन है भाई। क्या बर्डन है? कि इन अनपढ़ लोगों को सिविलाइज करना है। सिविलाइज करना है मतलब क्या करना है? ये लोग तो हाथ से खाते हैं, इनको चम्मच से खाना सिखाना है। जो जो यहां की चीजें हैं उसको रिप्लेस करना, और केवल ये आदतों की चीजें नहीं, अंततोगत्वा हमारी सोच को रिप्लेस करना। और हम कैसे उनके जैसा बनने के लिए लालायित हो, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, इस प्रकार का माहौल हमारे देश में पिछले 100 वर्ष से अधिक समय में रहा है। और मैंने जैसे कहा, युद्ध अभी प्रत्यक्ष नहीं होता, कई सारे आयुध बने हैं, परमाणु बम बने, बहुत कुछ बना है, हो सकता है उसका कभी प्रयोग ही ना हो। अभी युद्ध होगा हमारे मन को पराजित करने से। सभ्यता क्या होती है? सिविलाइजेशन क्या होती है? वही होती है हमारी लोक वार्ताएं, हमारी परंपराएं, हमारे नाम, हमारी आस्था, हमारे महापुरुष। इसको बदल दो तो हमें राष्ट्र के लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 3-4 चीजें बदल दो, इससे सभ्यता नष्ट हो जाती है। और ये अलग अलग माध्यमों से हो रहा है। तो इस मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में
मैक्स मूलर के विचारों में और जिस प्रकार की हमारे शिक्षा का इतिहास रहा है विश्वविद्यालयों में, जिस प्रकार के शोध हुए हैं, इन सब के माध्यमों से हमारे बोध को नष्ट करने का प्रयत्न हुआ है। बोध क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, हम कौन है। सारे विषयों में संभ्रम है। किसी को बोलो तू कौन है, तो इंडियन। इंडिया कब बना, तो बोलता है अंग्रेजों ने इंडिया बनाया। क्यों, पुस्तकों में लिखा है ना, उसका कोई दोष नहीं है, पुस्तकों में लिखा है कि मुगल भारत में आने से पहले भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसे भारत के एक प्रसिद्ध हीरो ने बोला है, हीरो तो नहीं बोलना चाहिए, वो अभिनय करने वाले किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई मुगल भारत में है, उसके पहले भारत नहीं था। किसी कवि ने लिखा कि भारत कैसे बना, तो बोले यहां कबीले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। इस देश में यहां का मूल थोड़ी कोई है, सब तो बाहर से आया हो। अभी किसी नेता ने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन हैं, उत्तर भारत वाले अरबी है और पूर्वोत्तर वाले तो मंगोलियन है। इस प्रकार का, अब हम किस में आते जरा देख लेना आप। अगर थोड़ा आपका शेड श्याम वर्ण है तो आप भारत के नहीं हो, आप तो अफ्रीकन लोग हो भाई। थोड़े गोरे हो तो अरब के हो, और पूर्वोत्तर के हो तो भाई सीधा चीन के भी उस पार। भारत का कहां कौन है, भारत बना कैसे, यार लोग आते गए धीमे धीमे और ये देश बनता गया, कबीलों का देश है। मैक्स मूलर बोलता है कि इनके वेद तो गढ़ड़ियों के गीत हैं। चारण कहेवाय ने गुजराती में, चारण ने जंगल में लखेला गीत એટલે વેદ છે। અને આ લોકોનું સમગ્ર જ્ઞાન, इनका समग्र ज्ञान तो यूरोप की एक लाइब्रेरी के कपाट जितना है, सारा संभ्रम है। भारत कब बना, तो भारत 1947 में बना। 565 रजवाड़े थे, फिर उनको एकत्रित किया, फिर गंगा जमुना तहजीब का एक विषय लाए और ये देश बना। पहले भारत कहां था, और हम सुनते आए हैं कि वेदों के ऋषियों ने दुर्धर तप किया और उस तप में से, अथर्ववेद में लिखा है, उस तप में से राष्ट्र बल और ओज उत्पन्न हुए। तो हम एक देश नहीं है, ऐसा भी विमर्श चलता है। हम स्त्री विरोधी लोग हैं, ऐसा भी विमर्श चलता है। भारतीय संस्कृति पर आरोप है ये लोग स्त्री विरोधी है, ये लोग दूध पीती और सती वाले लोग हैं। तो हम भी मानते हैं हाँ यार, भारत में दीकरी जन्मदिन है तो दूध में डुबाड़ी ने मारी नाखता था। सबने सुना, सुना है सबने, किसने नहीं सुना, कोई है जिसने नहीं सुना। अब मुझे बताओ किसने देखा, तो ऐसा बोलते नहीं वो अभी नहीं, पहले होता था। पहले कब, अरे पहले कब, पहले होता होगा पहले। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप भारत के शिक्षण जगत का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, एक प्रयोग करना मेरी विनंती है। आपकी जितनी भी आयु है, यदि आपकी दादी या दादी की मां भी जीवित हो, तो जो अवेलेबल है अभी, मां हो, दादी की मां उपस्थित जीवित हो, तो उनसे पूछना कि वो जब से छोटी थी, दादी की मां, दादी से पूछना कि दादी तू जब छोटी थी, तूने अपने बचपन से लेकर अब तक कहीं सुना है कि किसी गांव में दूध पीती हुई है? एक उदाहरण नहीं मिलेगा। एक मैं कर चुका हूं, ये अहंकार वश नहीं बोल रहे हम। प्रमाण क्या है, भारत में दूध पीती होती थी, किसने ये नैरेटिव हमारे दिमाग में सब बना दिए, क्योंकि तुम्हारे मन में कुंठा भरनी है, अपनी संस्कृति के प्रति घृणा भरनी है। यदि आप आत्मगौरववान होंगे, अपनी संस्कृति से जुड़े होंगे, तो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन सक्सेस नहीं होगा ना। तो आपको बोलो राम राम करते हो आप, राम जन्मे थे नहीं, क्या पता आपको, किसने देखा, हाँ यार पता नहीं, इसलिए तो माइथोलॉजी बोलते हैं। फिर बोले राम वैसे राजा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यार किसी धोबी के कहने पे उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। हम सोचते हैं बात तो सही है, हम सोचते हैं हाँ राम राजा अच्छे हो सकते हैं, पति अच्छे नहीं होंगे। क्यों, उन्होंने किसी के कहने पे। हमने पढ़ा क्या, किस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, हमने पढ़ा क्या, हमने स्वयं शोध किया क्या। तो युवायाम का काम है शोध के आधार पर भारत के बोध को प्राप्त करना। मैं कह रहा हूं, संघ वाले कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, कोई मानने की आवश्यकता नहीं है।
प्राइमरी सोर्स के आधार पर, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं क्या? हम अपने छात्रों को दिशा दे सकते हैं क्या? हमारे यहां पे पूरी भगवत गीता कहने के बाद भी भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि मैंने तुझे सारा नॉलेज बता दिया, मैं बोलता हूं वैसे तू कर। ऐसे कहा क्या? अंत में क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु, अपनी अकल लगाओ। तो हम इस विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल बना सकते हैं क्या कि हमारे छात्र अपने बुद्धि विवेक अध्यवसाय के आधार पर, अध्ययन अनुसंधान के आधार पर भारत के विमर्श को प्रस्तावित करें। ये कबीले आते गए और देश बसता गया, ऐसा नहीं है। इस देश को किसी ने बनाया है, तो किसने बनाया है? हिमालय समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तद्देव निर्मित देश हिंदुस्तान प्रचक्षते। इस देश को किसी ने बनाया है तो देवों ने बनाया है, ऋषियों के तप से ये देश बना है। हमें बताना पड़ेगा कि हमारा मॉडल क्या है। अभी विजय भाई ने जैसे बताया कि इस शोध प्रतियोगिता में 11 विषय है, तो महिलाओं को लेकर भारत की सोच क्या है? दोष होंगे तो हम दूर करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का विकास का मॉडल क्या है? हम क्या सोचते हैं? विकास विकास, वो यूरोप जैसे बन गया तो विकास हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो विकास हो गया। मैंने बहुत सुंदर बात सुनी थी, जंगल का शेर सिंह यदि सर्कस में नाचे, वो हंटर के इशारों पर नृत्य करे, तो उसे सिंह का विकास माना जाएगा क्या? विकास तो है ही एक दृष्टि से। ये जंगल का शेर वो एक व्यक्ति के कहने पर वो टेबल पे चढ़ता है, सब करता है, लेकिन वो विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सिंह की प्रकृति नहीं है, वो विकास नहीं है, उसे तमाशा कह सकते हैं। तो भारत का विकास करना मतलब क्या करना? तो यूरोप के जैसे देश होते हैं ऐसा भारत को बनाना, उसे विकास नहीं माना जाएगा, उसे मनोरंजन का तमाशा माना जाएगा। किसी भी राष्ट्र का विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास, किसी भी समाज का विकास उसके स्व के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र, जो व्यक्ति अपना स्व छोड़ देता है, और स्व का अर्थ है द वे वी आर, हम जैसे है, उस स्व को छोड़ देगा तो वो राष्ट्र, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। बोले कुछ भी बोलता है, ऐसा नहीं है। आज का जो ईरान है वो कभी पर्शिया हुआ करता था ना, लोग वही है, भूमि वही है, फिर भी पर्शिया पर्शिया नहीं है। क्या बदला? स्व बदला, स्व संस्कृति बदली, महापुरुष बदले, लोक वार्ताएं बदली, उपन्यास बदले, इतिहास बोध बदला। तो आज का ईरान वो कभी का पर्शिया मिट गया। आज का पाकिस्तान देख लो, जिस सिंधु के तट पर वेदों के ऋषियों ने ऋचाएं लिखी, उस पाकिस्तान की आज क्या स्थिति है? लोग वही हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, लोग वही हैं, उसी भूमि में जन्मे हुए लोग हैं, फिर भी आज पाकिस्तान सिंध है क्या? ठीक है, पाकिस्तान सुखी है क्या? पाकिस्तान का आर्थिक विकास भी हुआ है क्या? पूरी दुनिया में देख लो, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने स्व को शिरोधार्य किया। ऐसा कहते हैं, when people lose their culture, they lose their heart, and heartless society cannot go far. तो युवायाम का जो कार्य है, बौद्धिक योद्धा बनाना, इस प्रकार के योद्धा बनाना जो अनुसंधान करे, न्यूज आर्टिकल लिखे, उपन्यास लिखे, प्रबोधन करे, और भारत के युवाओं की नाड़ भारत माता से जोड़े। आज आईआईटी जैसे संस्थानों में करोड़ों रुपया जिन पर खर्च होता है, वो विदेश जाता है। विदेश जाता है, मुझे आपत्ति नहीं है, गाली देते देते जाता है। અહીંયા તો કોઈ છે નહીં, આ રાજકારણને બધું પૂરું કરી નાખશે, આ જો સિલિકોન વેલી કેવી છે, આ દેશ તો ફાલતુ છે, ગાળ આપતો જાય છે। કેમ? એની નાળ હવે ભારત સાથે જોડાઈ નથી।
અને આ દેશભक्त લોકો તો ક્યાંક ઠીક છે, કર્યા કરે। इस प्रकार का विचार हमारे देश में आ गया है कि मेरा उद्धार हो, बाकी तेल लेने जाए। देश क्या होता है, मारे ले हो जाओ। ये सारे विषय क्यों होते हैं? क्योंकि अब हम केवल व्यक्तिनिष्ठ बने हैं और हमारी संस्कृति सभ्यता ठीक है, वो सबसे कोई लेना देना नहीं, ऐसी स्थिति में आ गए हैं। पर हम भारत विश्व का वो देश है, ध्यान से सुनना, हम भारत विश्व की वो सभ्यता है, हम विश्व की वो संस्कृति है, और एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो अभी भी उसके मूल स्वरूप में जीवित है। मूल स्वरूप में हम कहते हैं नील सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता देखनी हो तो कहां जाना पड़ता है? म्यूजियम में, है ना। लेकिन आपको सिंधु घाटी के लोग कैसे थे देखना हो तो किसी म्यूजियम में जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के किसी भी नगर, ग्राम, मोहल्ले में जाकर के लोगों को देख लो, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग हैं। भगवान रामचंद्र का विवाह जिन मंत्रों से हुआ था, 2024 में भी भारत में किसी भी भूभाग में विवाह होता है उसी वेद मंत्रों से होता है। तो एकमात्र जीवित हम सभ्यता है, केवल प्राचीन है और अभिमान लेके जीने वाले हम लोग नहीं हैं। इसके टॉपिक में भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय है। तो हमारे भारत में ये था, वो था, तो लोग कहते हैं यार आतू पेलू हतू, बोलते पुष्पक विमान था, कहां था, क्या आधार है? ऐसा हमें अनास्था हो गई है और हमें लगता है इतना सब होगा क्या यार, विश्वास ही नहीं होता हमें। और हमारे पास ऐसा था, हम इतने श्रेष्ठ थे, हमने देखो क्या क्या किया। उस मिथ्या अभिमान में जीने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है ये, इसलिए रिसर्च पेपर हम नहीं लिख रहे। ये इसलिए लिखा जा रहा है कि उस भारत की कालजयी शाश्वत सोच के आधार पर भारत को पुनः अधिष्ठित करना होगा, तो वो आप कर सकते हैं और कोई आकर नहीं करेगा। तो उसके लिए शोध आवश्यक है, रिसर्च आवश्यक है। परा अपरा विद्या, अभ्युदय से निश्रेयस तक की सारी विद्याएं हमारे पास थी। जैसे मैंने जिन व्यक्ति की बात कही, उन्होंने सोचा होगा हिंदू स्टडीज में तो सब ये रामायण, महाभारत, पुराण ऐसे ही विषय होंगे। तो ये केवल हमारी संस्कृति में है कि हमारे यहाँ धर्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ साइंस और धर्म का कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है कि हमारे किसी धर्म ग्रंथ में कोई फैक्ट लिखा है और साइंस ने उसको गलत सिद्ध किया है, ऐसा नहीं है। कोपरनिकस के साथ गैलीलियो के क्या साथ क्या हुआ आपको पता है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस सोच वाले लोग जो केवल स्वयं का उद्धार नहीं चाहते, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, सबका कल्याण हो, केवल भारतीयों का कल्याण हो ऐसा हम नहीं चाहते, केवल हिंदुओं का कल्याण हो ऐसा भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कीट पतंगे यक्ष कीचक सब सुखी हो, राक्षस भी सुखी हो, हमें तकलीफ नहीं करे। तो इस चरित्र के लोग, और राक्षस तकलीफ करेंगे तो उसका भी उपाय बताया है, इसे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणम, जो राक्षस है उनका नाश करो, लेकिन कल्याण हम उनका भी चाहते हैं। तो ऐसी संस्कृति के हम वाहक है, उसका मिथ्याभिमान नहीं करते हुए अध्ययन के आधार पर, शोध के आधार पर भारत के युवा भारत की सोच को, भारत के चरित्र को मुख्य धारा में ला सके, इसके लिए युवा आयाम कार्य करता है। भारत के किसी यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगते हैं ना, और वहां तो लगे, जहां लगते नहीं इसका अर्थ ये नहीं कि वहां कुछ है नहीं, वहां लगा नहीं पा रहे। तो ये दिग्भ्रम जो उनके मन में आया वो इस प्रकार की भारत विरोधी शिक्षा से आया है। इसलिए भारत की शिक्षा को भारत केंद्रीय बनाना है, क्योंकि सनातन संस्कृति के वाहक आत्म के उद्धार और जगत के कल्याण के लिए अग्रसर हो। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। आपने अभ्युदय से प्रारंभ करके निश्चय तक की अध्ययन की एवं जो वैचारिक युद्ध के बारे में विश्वविद्यालय, स्कूल एवं रिसर्च, मीडिया इत्यादि के बारे में जो बताया,